हरिओम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डबरा के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के हिंदी विषय का अध्ययन करेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने कक्षा 10वीं के पाठ 1.2 नर्मदा का उद्गम अमरकंटक नामक पाठ के अध्ययन प्रारंभ किया था। उसी के शेष भाग का अध्ययन हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। सभी विद्यार्थियों से मैं यह आग्रह करता हूं कि वो पेज क्रमांक 10 के दूसरा पैराग्राफ से आज का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। सभी विद्यार्थी अपने पुस्तक में पाठ 1.3 जो पुस्तक में है उसमें पेज क्रमांक 10 निकाल लेंगे। आइए हम इस पाठ का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। रेवा मन में शोण के विरह का ताप लिए हुए पश्चिम की ओर बह निकलती है। उसकी गति में ताप है और स्वभाव में शीतलता है। एक लोक कथा है शोण और नर्मदा की प्रणय कथा। जुहिला नामक नर्मदा की सखी ने सब गड़बड़ कर दिया। नर्मदा जुहिला को दूती बनाकर अपना प्रणय संदेश सोनभद्र के पास भेजती है। जुहिला सोन के व्यक्तित्व पर मुग्ध हो जाती है। वह नर्मदा का रूप लेकर सोन का वरण कर लेती है। यह बात नर्मदा को पता चलती है तो वह मारे क्रोध के उल्टे पांव लौटकर पश्चिम की ओर वेग गति होकर चल पड़ती है। चट्टानों को तोड़ती, पहाड़ों को किनारे करती, उछलती उत्ताल तरंगों से रेवा करती वह बहती चली जाती है। पीछे मुड़कर फिर नहीं देखती। उधर सोन को इस रहस्य का पता चलता है तो वह भी विरह संतप्त होकर अमरकंटक के उच्च शिखर से छलांग लगा लेता है। पूर्व की ओर विरह विधुर मन ले बह निकलता है। बहता ही चला जाता है। कुछ दूर जाकर जुहिला उसे मना लेती है, उसमें मिल जाती है, उसमें समा जाती है। इसलिए नर्मदा और सोन दो प्रेमी दो विपरीत दिशाओं में बह निकलते हैं। धरती की करुणा विगलित होकर नर्मदा और सोन के स्वरूप में अजस्र बह रही हैं। रेवा शब्द यहाँ नर्मदा नदी के लिए उपयोग किया गया है। सोन मतलब यहाँ सोन नदी का सोन नदी के लिए लाया गया है। तो नर्मदा का जो उद्गम स्थान है अमरकंटक, वहाँ एक लोक कथा भी व्याप्त है। क्या है वो कथा कि रेवा मतलब नर्मदा मन में सोन के विरह का ताप लिए हुए पश्चिम की ओर बह निकलती है। मतलब वहाँ यह कथा है कि जो नर्मदा नदी है वो सोन से प्रेम करती थी और उनकी एक जुहिला नामक सहेली इसमें बतलाया गया है जो नर्मदा की सहेली थी। सोन और नर्मदा का प्रेम कथा यहाँ पे आपको लिखा गया है। देखिए, जुहिला नामक नर्मदा की एक सखी ने सब गड़बड़ कर दिया। मतलब जुहिला नाम की जो नर्मदा की सखी थी, मतलब उसकी सहेली थी, उसने सोन नदी और नर्मदा नदी का जो प्रेम कथा था उसमें संकट पैदा कर दिया। नर्मदा जुहिला को दूती बनाकर, दूती शब्द का अर्थ है दूत, ठीक है, बनाकर प्रणय संदेश सोनभद्र के पास भेजती है। मतलब सोन नदी के पास नर्मदा जो है जुहिला को अपना संदेश देकर सोन नदी के पास भेजती है। तो जो जुहिला है वो सोन के व्यक्तित्व पर मुग्ध हो जाती है। तो जो जुहिला जो दूध बनकर जाती है वह खुद सोन नदी से या सोन से क्या करती है, उसके प्रेम या उसके शरीर या उसकी सुंदरता को देखकर वो खुद मुग्ध हो जाती है। मतलब उसकी ओर आकर्षित हो जाती है और वह नर्मदा का रूप लेकर सोन का वरण कर लेती है और खुद नर्मदा का रूप धारण कर लेती है और सोन को के सामने वो, ठीक है, खुद को नर्मदा के रूप में सोन के सामने
खड़ी कर देती है। यह बात नर्मदा को पता चली तो वह मारे क्रोध के उल्टा पांव लौटकर पश्चिम की ओर वेगवती होकर चल पड़ती है। और जब नर्मदा को उसकी सहेली जुहिला का जो गलत व्यवहार था, उसका जो धोखा था, उसके बारे में जब पता चलता है तो वो गुस्से से जो है पश्चिम दिशा की ओर वेग गति से, मतलब पश्चिम दिशा की ओर गुस्से से चलने लगती है। चट्टानों को तोड़ती, पहाड़ों को किनारे करती, उछलती, उताल तरंगों से रव करती वह बहती चली जाती है। और वो बड़े बड़े चट्टानों को तोड़ती हुई, पहाड़ों से टकराती हुई, है ना, बड़े बड़े लहरों के साथ या तीव्र वेग से, उत्ताल तरंगों से कहने का मतलब लहरों के साथ आवाज़ करती हुई, रव करती वह बहती चली जाती है, मतलब आवाज़ करती हुई आगे बढ़ने लगती है, पीछे मुड़कर फिर नहीं देखती। और इसलिए जो नर्मदा नदी है वो अमरकंटक से पश्चिम दिशा की ओर बहती है, ऐसा वहाँ की लोक कथा में मान्यता है। उधर सोन जिसको कहा गया है, सोन को इस रहस्य का पता चलता है ना। सोन को भी यह बात पता चलता है कि जिसको वह नर्मदा समझ रहा है वो नर्मदा नहीं बल्कि नर्मदा की सहेली जुहिला है। तो वह भी विरह संतप्त होकर ही चला जाता है। तो वो भी विरह संतप्त मतलब अपने प्रेम के से बिछड़ जाने या नर्मदा से बिछड़ जाने के दुख में व्याकुल होकर वह भी अमरकंटक से बाहर बहने लगता है या चला जाता है, और अमरकंटक के उच्च शिखर से छलांग लगा लेता है और पूर्व दिशा की ओर विरह संतप्त, विरह विधुर मतलब दुख से व्याकुल होकर वो अमरकंटक के बड़े पहाड़ से नीचे छलांग लगा देता है और दुखी मन से बहने लगता है पूर्व दिशा की ओर। तो इस तरह से जो सोन नदी था वो नर्मदा नदी से मिल नहीं पाने के कारण या नर्मदा से उसका मिलन नहीं हो पाने के कारण वो पूर्व दिशा की ओर एक ऊंचे पहाड़ी से नीचे धरती पर गिर जाती है या छलांग लगा देता है। तो इसलिए सोन नदी जो है वो ऊंचे पहाड़ी से गिरता हुआ आज भी अमरकंटक में दिखाई देता है। ये लोक कथा नर्मदा नदी और सोन नदी के नाम से वहाँ चलता है। कुछ दूर जाकर जुहिला उसे मना लेती है, लेकिन जो जुहिला है वो सोन को कुछ दूरी पर जाकर मिलती है और उसे अपने प्रेम के लिए मना लेती है। और इस तरह से जो जुहिला नदी है वो कुछ दूरी पर अमरकंटक से कुछ दूरी में जाकर सोन नदी से मिल जाती है। लेकिन नर्मदा जो है और सोन जो है, दो प्रेमी जो हैं वो विपरीत विपरीत दिशा में बह निकलते हैं। मतलब सोन नदी पूर्व दिशा की ओर बहती है और नर्मदा नदी पश्चिम दिशा की ओर बहने लगती है। धरती की करुणा विलगित होकर नर्मदा और सोन के स्वरूप में अजस्र बह रही हैं, और यह धरती में एक करुणा मतलब दुखी होकर नर्मदा और जो सोन नदी हैं वो आज भी एक नदी के रूप में अजस्र कहने का मतलब निरंतर बह रही हैं। माई की बगिया सोन और नर्मदा की बाल सुलभ क्रीड़ाओं की भूमि रही है। वह ऋषि मार्कंडे की तपोभूमि रही है। आम्र तथा सराय के पेड़ों के आंगन में यह बगीचा है। गुलाब कावली के फूलों में यहाँ नर्मदा और सोन का प्रेम अभी भी खिला हुआ है। माई की बगिया में छोटा सा जल कुंड है। गुलाब कावली का क्षेत्र भी बहुत थोड़ा रह गया है। एक साधु यहाँ कुटिया में रहते हैं। तीर्थ यात्रियों की आंखों में गुलाब कावली का अर्क डालकर आंखों की उमस दूर करते हैं। दृष्टि का धुंधला का छाटते हैं। लगता है नर्मदा और सोन का प्रणय। तो जो अमरकंटक है वहाँ एक माई की बगिया नाम का जगह है, जो सोन और नर्मदा की बाल सुलभ क्रीड़ा मतलब जब सोन और नर्मदा बचपन में वहाँ खेला करते थे, ऐसा वह भूमि को माना जाता है। वह ऋषि मार्कंडे की तपोभूमि रही है और ऋषि मार्कंडे भी उस माई की बगिया नामक स्थान में तप किया करते थे। आम्र तथा सराय के पेड़ों के आंगन में यह बगीचा है और आम और सराय के पेड़ों से सजा हुआ यह बगीचा है। गुलाब कावली एक फूल का नाम है जो अमरकंटक में पाया जाता है। यह नर्मदा और सोन का प्रेम अभी भी खिला हुआ है और इसे नर्मदा और प्रेम के
नर्मदा और सोन के प्रेम का निशानी माना जाता है और यह फूल आज भी अमरकंटक में खिलता है। माई की बगिया में छोटा सा जल कुंड है और ये जो माई की बगिया नामक स्थान है वहाँ एक छोटा सा जल कुंड बना हुआ है। गुलाब कावली का क्षेत्र भी बहुत छोटा रह गया। अब ये जो गुलाब कावली का जो वन क्षेत्र था या उसकी जो बगिया थी वो बहुत ही छोटा बचा हुआ है। एक साधु यहाँ कुटिया में रहते हैं और वर्तमान स्थिति में एक साधु वहाँ एक कुटिया में निवास करते हैं और वो तीर्थयात्री जो भी माई की बगिया देखने जाता है उनकी आंखों में गुलाब कावली का अर्क डालकर आंखों की उमस या आंखों का जो गर्मी होता है, उमस मतलब जो ताप होता है उसे दूर करके दृष्टि में जो धुंधलापन होता है उसे दूर करने का कार्य या उसका इलाज करते हैं। यहाँ पे लेखक ने लिखा है, लगता है नर्मदा और सोन का प्रणय। आगे, गुलाब कावली के फूलों के माध्यम से जगत की दृष्टि की तपन अभी तक हर रहा है। जीवन का ताप तो दोनों अपने अपने जल से शमित कर ही रहे हैं। धरती के सूखे किनारों को हंसी बांट रहे हैं, उत्सव लुटा रहे हैं। जुहिला के मन की खोट और सोन से उसका विवाह होने की खबर लगते ही नर्मदा माई की बगिया में भूमिगत होकर पश्चिम दिशा में जाकर 2-3 किलोमीटर बाद सतह पर आती है। कपिल धारा के पास जल का सोता दिखाई देता है। तो जो माई की बगिया है उसमें लेखक का यह कहना है कि वो माई की बगिया में जो खिलने वाला फूल गुलाब कावली का जो फूल है वो सोन नदी और नर्मदा नदी के प्रेम का निशानी है। जिस प्रकार से फूल के माध्यम से वो जगत की दृष्टि मतलब लोगों के या संसार के लोगों के आँखों में जो तपन है या जो कष्ट है, आँख के कष्ट को दूर कर रहा है। और नर्मदा नदी का जो जल है वो धरती के ताप को अपने जल में शामित कर रही है या अपने जल से सिंचित करके धरती के ताप को हरने का काम कर रही है। धरती के सूखे कोने में हरियाली बांट रहे हैं और लोगों को उत्सव या अपने खुशी को लोगों के ऊपर न्यौछावर कर रहे हैं। जुहिला के मन में की खोट, जो नर्मदा की सहेली थी जुहिला, उसका विवाह जब सोन से हो जाता है, यह खबर सुनकर नर्मदा नदी माई की बगिया में क्या हो जाती है, भूमिगत हो जाती है, मतलब अपने आप को धरती में छिपा लेती है। और पश्चिम दिशा में जाकर 2-3 किलोमीटर बाद, माई की बगिया से 2-3 किलोमीटर बाद सतह पर आती है, मतलब फिर से एक बार वो धरती से बाहर निकल कर दिखाई देती है। कपिल धारा के पास जल का स्रोत है और यह जल का स्रोत नर्मदा नदी का ये जो जल स्रोत है वो कपिल धारा में फिर से दिखाई देता है। ठीक है, आज इतना ही। बाकी जो शेष गद्यांश है उसका अध्ययन हम कल करेंगे। धन्यवाद।